हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज द्रवों का प्रवाह सेकेंड लेक्चर में द्रवों के अविरतता का सिद्धांत, प्रवाहित द्रव की ऊर्जाएं, बर्नौली की प्रमेय, दाब शीर्ष, वेग शीर्ष एवं गुरुत्वीय शीर्ष, बर्नौली प्रमेय के विभिन्न अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि द्रव की अविरतता का सिद्धांत क्या होता है। यदि कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारारेखी प्रवाह में बह रहा हो तो उस नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल तथा द्रव के वेग का गुणनफल सदैव समान होता है, यानी a इंटू भी बराबर कांस्टेंट। तो अगर यहां पर सपोज कर लीजिए कि यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और द्रव का वेग V1 है, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, द्रव का वेग V2 है, यहां पर A3 है और V3 है। तो अगर यह धारा रेखी प्रवाह होगा, उस स्थिति में क्रॉस सेक्शन एरिया और द्रव के वेग का गुणनफल नियत होता है, अर्थात A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर A3 V3। तो हम ये कह सकते हैं कि A इंटू V बराबर कांस्टेंट। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आप अपने गार्डन में पाइप से पानी दे रहे हैं। तो जब पाइप का पूरा मुंह खुला हुआ है तो पानी कुछ दूरी तक जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप पाइप के मुंह को थोड़ा सा दबा देते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है और पानी दूर तक जाने लगता है। इसका मतलब हो गया कि उसका वेग बढ़ गया। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होगी तो वेग कम होगा, और जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगी तो वेग अधिक होगा। और यही है द्रव की अविरतता का सिद्धांत। धारारेखी प्रवाह में द्रव जो एक सिरे पर प्रवेश करता है वही द्रव दूसरे सिरे से बाहर निकलता है, इसलिए दोनों सिरों पर द्रव्यमान बराबर होंगे। जो वाटर जो है या जो लिक्विड है, एक सिरे पर जो इंटर कर रहा है, धारा रेखी प्रवाह है, तो जो एक सिरे से इंटर कर रहा है वह दूसरे सिरे पर निकल जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों सिरों पर जो प्रवाहित होने वाला द्रव्यमान है वह एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यह कितना होगा? अगर हम ये मान लेते हैं कि उसका वेग V1 मीटर पर सेकेंड है, तो एक सेकेंड में वह कितना दूरी तय करेगा? V1 दूरी तय करेगा। तो A1 इंटू V1 मतलब कि क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यह हो गया आयतन। तो आयतन गुणे घनत्व, यह द्रव्यमान हो गया पहले सिरे पर, और इसी तरह से A2 V2 इंटू रो दूसरे सिरे पर हो गया। रो कैंसिल हो गया तो A1 V1 बराबर A2 V2, यानी AV बराबर नियतांक या V प्रोपोर्शनल 1/A। यही कारण है कि नली के संकीर्ण भागों में द्रव का वेग अधिक और चौड़े भागों में द्रव का वेग कम होता है। द्रव की दाब ऊर्जा, द्रव की जो है बहते हुए द्रव की तीन ऊर्जाएं होती हैं: दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो द्रव की दाब ऊर्जा क्या है? किसी बहते द्रव के किसी क्षेत्रफल A पर अगर दाब P पड़ रहा हो तो द्रव द्वारा चली गई दूरी अगर L है तो उस स्थिति में द्रव की दाब ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, और कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल कितना होगा? बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल और इंटू विस्थापन। तो दाब P है, क्षेत्रफल A है और विस्थापन L है। तो ये हो गया P इंटू A इंटू L। द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की, इसका मतलब है कि जो कार्य किया गया उसको द्रव के आयतन से भाग दे दें, तो किया गया कार्य बटा द्रव का आयतन। तो किया गया कार्य P इंटू A इंटू L और द्रव का आयतन A इंटू L। तो AL कैंसिल हो गया इक्वल्स टू P। तो द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा बराबर P। इसी तरह द्रव की गतिज ऊर्जा, यदि बहते हुए द्रव का द्रव्यमान m है, आयतन v, और वह v वेग से अगर बह रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी। तो द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, तो यहां पर भी क्या करें? द्रव की गतिज ऊर्जा को उसके आयतन से भाग दे देंगे। तो गतिज ऊर्जा है 1/2 mv² और आयतन है v। अब यहां से स्मॉल m अपान कैपिटल V, ये हो गया घनत्व, m बाई v, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो 1/2 m/v और इंटू V², तो इसको हम लिख सकते हैं रो, तो 1/2 रो V²। तो द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा 1/2 रो V²। इसी तरह बहते हुए द्रव की स्थितिज ऊर्जा, यदि द्रव का द्रव्यमान m है, पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई h है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी mgh, और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, द्रव की स्थितिज ऊर्जा बटा द्रव का आयतन, तो mgh बाई v, m/v निकाल लीजिए यहाँ से, तो m/v रो हो गया, तो इक्वल्स टू रो जी एच, अर्थात द्रव के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा रो जी एच। अब यह देखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय है,
बर्नौली की प्रमेय। जब कोई आदर्श द्रव या गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है, यानी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू कांस्टेंट। यह बर्नौली की प्रमेय है। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। मान लिया कोई आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। अब ये सपोज कर लीजिए कि यह सिरा इसका x है और यह सिरा y है। यह यहाँ पर जो प्रेशर है P1 है, जो वेग है V1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, दूसरे सिरे पर P2, A2 और V2 है। इसकी ऊंचाई H1 है धरातल से और इसकी ऊंचाई H2 है। तो 1 सेकेंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य कितना होगा? W1 इक्वल्स टू P1 इंटू A1 इंटू V1। इसी तरह से 1 सेकेंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव पर किया गया कार्य, यानी द्रव द्वारा किया गया कार्य, तो W2 P2 इंटू A2 इंटू V। तो x से y सिरे पर द्रव के बहने में जो किया गया कुल कार्य है यह दोनों कार्यों के अंतर के बराबर होगा। तो W1 माइनस W2 यानी P1 इंटू A1 इंटू V1 माइनस P2 इंटू A2 इंटू V2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अभी हम लोगों ने देखा कि द्रव की अविरतता सिद्धांत से होता है A1 V1 बराबर A2 V2। तो A1 V1 अगर हम पर सेकेंड की बात करें तो V1 लेंथ के इक्विवेलेंट हो गया, तो ये हो गया आयतन। तो क्षेत्रफल गुणे दूरी आयतन हो गया और आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटा घनत्व। तो इसे हम लिख सकते हैं m बाई रो, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में A1 V1 A2 V2 की जो वैल्यू है m बाई रो रखेंगे तो ये देखिए W इक्वल्स टू P1 इंटू एम बाई रो माइनस P2 m बाई रो को कॉमन ले लिया तो P1 माइनस P2 m बाई रो, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 3। y सिरे पर द्रव की गतिज ऊर्जा अधिक होगी क्योंकि नली का अनुप्रस्थ परिच्छेद कम है। तो नली सक्रिय है, जब नली सक्रिय है तो वहां पर वेग अधिक होगा, जब वेग अधिक होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि दूसरे सिरे पर 1/2 m v2 स्क्वायर, पहले सिरे पर 1/2 m v1 स्क्वायर, तो डिफरेंस हो गया 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसी तरह द्रव की स्थितिज ऊर्जा में कमी क्योंकि दूसरी ऊंचाई कम है तो u बराबर हो गया mg h1 माइनस h2। द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि कितना हुआ? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अंतर, तो 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। द्रव की ऊर्जा में यह नेट वृद्धि द्रव पर किए गए नेट कार्य के कारण होती है, इसलिए हम समीकरण 3 जो मिला था और ये समीकरण 6 इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो P1 माइनस P2 m बाई रो मिला था और ये हो गया 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। अब इस रो को राइट साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए और m दोनों तरफ कैंसिल कर दीजिए, तो इधर हो गया P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और इधर हो गया रो g h1 माइनस h2। अब इसे ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर और ये हो गया माइनस रो जी h1 और ये हो गया प्लस 1 वाले टर्म को लेफ्ट साइड और 2 वाले टर्म को राइट साइड कर दीजिए। तो P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2, यानी यह एक सिरे और दूसरे सिरे के लिए बराबर हो गया। अतः इस नली में किसी भी बिंदु पर P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच नियतांक होगा और यही बर्नौली थ्योरम है। तो बर्नौली प्रमेय यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब इस स्थिति में अगर जो नली है अगर वह क्षैतिज है तो H1 बराबर H2, तो H वाला टर्म दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो कह सकते हैं P प्लस हाफ रो v स्क्वायर इक्वल्स टू नियतांक यानी कांस्टेंट। अब दाब शीर्ष, बेग शीर्ष एवं गुरुत्वीय शीर्ष होता क्या है? जो बर्नौली की प्रमेय है P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू नियतांक, इसमें अगर रो जी से भाग दे दें तो रो जी से जब भाग देंगे तो P अपान रो जी प्लस 1/2 रो v स्क्वायर अपान रो जी प्लस रो जी एच अपान रो जी। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दें
तो P अपान रो जी प्लस वी स्क्वायर अपान 2G प्लस एच इक्वल्स टू नियतांक। इसमें P अपान रो जी को दाब शीर्ष, वी स्क्वायर अपान 2G को वेग शीर्ष और H को गुरुत्वीय शीर्ष कहते हैं। इनके योग को संपूर्ण शीर्ष कहते हैं। और इसमें आप देख रहे होंगे कि यह तीनों टर्म एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि H माने लेंथ के डायमेंशन के बराबर है। तो इसमें तीनों शीर्षों की जो विमाएं हैं वह L होती हैं, यानी दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष तीनों की विमा L होगी। बर्नौली प्रमेय के बहुत से एप्लीकेशंस हैं। इसका एक मेन एप्लीकेशन है बेंचुरीमीटर। बेंचुरीमीटर बर्नौली के प्रमेय पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिससे नली में बहने वाले द्रव की दर ज्ञात करते हैं, मतलब कि प्रति सेकेंड कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो बेंचुरीमीटर में ये आप देख रहे होंगे कि एक्स और वाई, तथा यहाँ पर एक नली चौड़ी है और यहाँ पर एक नली सकरी है। इसका सिरा एक्स वाई है और यहाँ पर जेड है जहाँ पर सकरा है। यहाँ पर प्रेशर P1 और क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है। यहाँ पर प्रेशर P2 है, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। तो A1 इज ग्रेटर देन A2, देयरफॉर V2 इज ग्रेटर देन V1 अविरतता के सिद्धांत से। इसकी वजह से इन दोनों नलियों में H डिफरेंस होगा और नली में द्रव का जो प्रवाह है वो धारा रेखी है। तो x और z सिरे पर A1 V1 बराबर A2 V2, इससे मिल जाएगा A1 अपान A2 इक्वल्स टू V2 अपान V1। नली क्षैतिज है तो बर्नौली के प्रमेय से x और z सिरे पर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो इससे P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 1 अपान 2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब इसमें V1 स्क्वायर से डिवाइड कर ली, मैंने कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपान 2 रो V1 स्क्वायर और ब्रैकेट में V2 स्क्वायर अपान V1 स्क्वायर माइनस 1। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 1 अपान 2 रो V1 स्क्वायर, ब्रैकेट में A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर माइनस 1 है। दोनों नलियों में जो अंतर है द्रव का वह H है। इसका मतलब हो गया कि P1 माइनस P2 बराबर H रो जी होगा। तो यहाँ पर इसको इक्वेट कर देते हैं, तो H रो जी इक्वल्स टू 1 अपान 2 रो V1 स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर। अब यहाँ पर आप 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, A2 स्क्वायर को भी इधर ले जाइए, तो इधर बच गया V1 स्क्वायर ब्रैकेट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। हमें V1 की वैल्यू चाहिए तो V1 स्क्वायर को इधर छोड़िए, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, तो 2GH A2 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो V1 चाहिए तो अंडर रूट कर दीजिए, V1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH A2 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इसमें से A2 स्क्वायर बाहर आकर A2 हो जाएगा, तो ये मिल गया A2 अंडर रूट 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब नली में प्रति सेकेंड बहने वाले द्रव का आयतन बराबर Q बराबर A1 V1 प्रति सेकेंड। तो A1 V1, तो V1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो A1 इंटू A2 अंडर रूट 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि नली में जो वाटर लेवल का जो डिफरेंस आया H, उसकी वैल्यू ज्ञात करके और दोनों सिरों पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है अगर यह ज्ञात हो जाती है तो प्रति सेकेंड नली में बहने वाले द्रव का आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं। हवाई जहाज के पंखों की आकृति। हवाई जहाज के पंखों की आकृति कुछ ऐसी होती है कि इसका जो निचले सिरे का कर्व होता है वह छोटा होता है और ऊपरी सिरे का जो कर्व होता है वह बड़ा होता है। अब जहाज की उड़ने की दिशा ये इस दिशा में है, तो जब ये इस दिशा में जाएगा तो यहाँ से जो वायु प्रवेश करती है यह धारा रेखीय होती है, और जब धारा रेखीय होती है तो उस स्थिति में जो ऊपर की वायु है उसको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और समान समय में। तो इसका मतलब है कि ऊपर का वेग, वायु का वेग अधिक होगा और नीचे का वेग कम होगा। तो बर्नौली प्रमेय से V1 का मान अगर V2 से अधिक है तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर जो बराबर कांस्टेंट होता है, तो इससे P1 इज लेस देन P2, यानी ऊपर का दाब कम हो जाएगा और नीचे का दाब अधिक होगा। तो यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर एक दाबांतर P2 माइनस P1 लगता है और इसी दाबांतर यानी P2 माइनस P1 के कारण इसे लिफ्टिंग फोर्स मिल जाता है और वह आसानी से ऊपर उठ जाता है। तो हवाई जहाज के पंखों की आकृति इस तरह की इसी कारण से बनाई जाती है। फिल्टर पंप। फिल्टर पंप एक ऐसी युक्ति है कि अगर किसी बर्तन में वैक्यूम क्रिएट करना है तो
ये आप देख रहे होंगे कि पी क्यू एक नली है, इसमें यहाँ पर जल प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पर नोजल, नोजल मतलब है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बहुत ही कम है, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है जिस बर्तन के अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है उसको इससे कनेक्ट कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ से द्रव इसमें फ्लो करता है। जब यह द्रव यहाँ पर निकलता है तो उसका वेग बहुत अधिक होता है। वेग अधिक होने के कारण दाब कम हो जाता है। जब दाब कम हो जाता है तो इधर दाब अधिक है, तो इधर से वायु निकल करके धीरे धीरे इसमें जाने लगती है और आंशिक रूप से यह वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। बुनसन बर्नर यह भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे ये देख रहे होंगे कि इसमें से गैस इंटर करती है, यहाँ पर एक फाइन होल होता है और यहाँ पर एक छिद्र होता है जिससे कि वायु इसमें प्रवेश कर रही है। तो होता क्या है कि जब गैस यहाँ से ऊपर की तरफ तेजी से गति करती है, तो जब तेजी से गति करती है तो इसके अंदर दाब कम हो जाता है। वायु का वेग अधिक, यानी गैस का वेग जो है अधिक होने के कारण दाब जो है अंदर कम हो जाता है। जब दाब अंदर कम हो जाता है तो बाहर से वायु जो है इसके अंदर प्रवेश कर जाती है और गैस और वायु दोनों मिल करके यहाँ पर आसानी से जलती रहती है। आंधी में टीन शेड का उड़ना, जैसे मान लीजिए कि ये टीन शेड वाला एक घर है, हवा चल रही है बहुत तेजी से, ऊपर वायु का वेग जो है v1 है, तो जितना वेग बाहर होगा घर के अंदर तो उतना होगा नहीं, तो घर के अंदर वाला जो वेग होगा, जो हवा प्रवेश कर रही है, उसका वेग v2 कम है और ऊपर का वेग अधिक है। तो जब v1 अधिक होगा तो p1 क्या होगा, कम होगा, और उसकी तुलना में नीचे p2 अधिक होगा। तो यहाँ पर ऊपर की ओर दाबांतर लगता है और इसकी वजह से टीन शेड जो है उड़ जाते हैं। मैग्नस प्रभाव, क्रिकेट में आप स्पिन जानते ही हैं। अब इसमें होता क्या है, पथ क्यों बदल जाता है, तो जब बॉल को जो है आगे की तरफ स्पिन करके फेंका जाता है तो बॉल जो है रोटेट करते हुए जाती है। जब रोटेट करते हुए जाती है तो उसके आसपास की वायु भी जो है ये आगे की तरफ ये रोटेट करती जा रही है, और जब ये इधर की तरफ फेंका जा रहा है तो इधर से वायु आ रही होगी, तो यहाँ पर इसका वेग इधर है, इसका वेग यहाँ पर इधर है, तो ऊपर का जो परिणामी वेग है वह v माइनस यू हो जाता है और नीचे का परिणामी वेग v प्लस यू हो जाता है। तो नीचे का वेग जो है बढ़ गया और ऊपर का वेग घट गया। तो ये वेग जो है जब वेग घट गया तो दाब क्या होगा, वेग घटने पर दाब बढ़ेगा और यहाँ पर दाब घटेगा। तो इस तरह से इस P1 से P2 की तरफ जो है ये दाब अधिक लगने लगता है। इसकी वजह से उसके प्रभाव में इसका जो पथ होता है वह कर्व शेप का हो जाता है, मतलब कि सीधे न जाकर के वह कर्व हो जाता है। पानी के फव्वारे पर गेंद का टिका होना, जैसे एक सेलुलाइड की ये गेंद है, पानी का फव्वारा है, इस पर अगर इसको रख दिया जाए तो हम ये देखते हैं कि ये इस पर टिका रहता है। कैसे टिका रहता है, ये पानी की बूंद जो है, पानी जो है ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर अपेक्षाकृत वेग जो है, द्रव का वेग अधिक हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर जो दाब होगा वह कम होता है। जब कम होता है तो बाहर से वायु जो है, बाहर से वायु के दाबांतर के कारण यह गेंद जो है यहाँ पर टिकी रहती है और फव्वारा चलता रहता है, सेलुलाइड की गेंद टिकी रहती है। इसी तरह से कणित्र, एटोमाइजर, ये देखिए एक रबर का गोला है, ये वायु है, ये द्रव इसमें भरा गया है, एक सकरी नली है और यहाँ पर ये नोजल है। अब होता क्या है कि जब इसको पुश करते हैं, दबाते हैं, तो इसमें से वायु निकल करके ये ऐसे जाती है। तो यहाँ पर जब ये वायु पहुँचती है तो वायु का वेग कंपैरेटिवली अधिक हुआ, तो जब वेग अधिक होता है तो दाब कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इस बर्तन से इस नली में द्रव यहाँ पर ऊपर आ जाता है, और जैसे ही ऊपर आता है तो यहाँ से जो हवा जा रही है इस वायु के संपर्क में आकर के वो इसके साथ चला जाता है, और यहाँ पर नोजल बहुत ही पतला होता है, फाइन होता है। इस वजह से यह वायु और द्रव यहाँ मिल करके
यह फव्वारे के रूप में बाहर निकलते रहते हैं। तो आप जो है जो स्प्रे, डीओ ये सब यूज करते हैं, ये सब में जो है यही सिद्धांत फॉलो होता है। रक्त प्रवाह, फ्लो ऑफ ब्लड और दिल का दौरा, हार्ट अटैक, कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। जो हार्ट है, हार्ट से ब्लड धमनियों के थ्रू जो है कंटिन्यूअस बहता रहता है। तो जब धमनी में कहीं पर प्लेक जो है, मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल हो गया है, तो उसमें जो है ये जम जाता है। तो ये जमने की वजह से नली वहाँ पर सक्रिय हो जाती है। जब नली सक्रिय हो जाती है तो जो ब्लड को फ्लो करना होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, धमनियों की दीवारों में प्लेक जमा होने से नली सक्रिय हो जाती है। धमनी को खोलने के लिए हृदय द्वारा रक्त को धक्का देना पड़ता है, मतलब इसको पुश करना पड़ता है। तो जैसे ही पुश करता है वह इसको पार करके चला जाता है। लेकिन जैसे ही इसको पार करके चला जाता है तो यहाँ पर वेग अधिक हो गया। जब वेग अधिक हुआ तो दाब कम हो गया, तो बाहर से दाब अधिक हो जाता है। इसके फलस्वरूप फिर वह सिकुड़ जाती है। और ये भी हो सकता है कि इतना दाब अधिक हो जाए बाहर का कि यह आपस में चिपक सकते हैं। तो इस तरह से जो है बाह्य दाब अधिक होने से धमनी पुनः सिकुड़ जाती है और ऐसे जो है दिल का दौरा पड़ सकता है।